अस्सलाम वालेकुम। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर दी और गुज़श्ता रोज़ एक नई खबर ये थी कि पाकिस्तान में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने मार्च के महीने में पैसा भेजा है वो रिकॉर्ड है 4.1 अरब डॉलर। रमज़ान का महीना था, वो फैक्टर भी है, लेकिन रमज़ान माजी में भी आते हैं तो ये बहुत बड़ा नंबर है। ऑन एवरेज पाकिस्तान 2.5 से 3 अरब डॉलर पे रहता था। पिछले एक साल में ये रकम बढ़ के 3 अरब डॉलर पे आ गई, जिसकी वजह से हम कहते थे कि इस साल जो टोटल रिमिटेंसेज हैं पाकिस्तान में वो 36 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगी। लेकिन अब ये मार्च के नंबर के बाद हमें काफ़ी इस तासुर को तक़वियत मिलती है कि हम 36 की बजाय हो सकता है 38 बिलियन डॉलर तक चले जाएं, क्योंकि ये रमज़ान का जो एक्स्ट्रा 1 बिलियन डॉलर का इनफ्लो है ये टोटल नंबर को इंक्रीज़ कर देगा। जून के महीने में दोबारा इम्कान होता है कि आपका नंबर ऊपर जाए। दरमियान में बड़ी ईद आएगी, बड़ी ईद पे भी जो पाकिस्तान पैसा भेजते हैं अपनी फैमिलीज़ को, उसमें इजाफा हो जाता है कुर्बानी के लिए, रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करने के लिए, तो उससे रिमिटेंसेस बढ़ जाती हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारी जो पाकिस्तान से बरामदात हैं वो तो 30 अरब डॉलर से हम पिछले 5-7 सालों में आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन जो है वो पाकिस्तान की इस वक्त लाइफ लाइन है। 30 की बजाय अगर 36-37 अरब डॉलर या 38 बिलियन डॉलर पाकिस्तान आएगा तो ये जो गैप बनता है पाकिस्तान का, फाइनेंसिंग गैप, 10-12 अरब डॉलर 15 अरब डॉलर हमें हर साल चाहिए होता है। लोन रोल ओवर करवाने के बाद इतना पैसा चाहिए होता है, तो उसमें से अगर आधा रिमिटेंसेस कवर कर जाएँ तो ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल देखें कि आम आदमी की ज़िंदगी में क्या बेहतरी आई है, तो वो बेहतरी अभी नहीं आई है। ये हम फिच की रेटिंग बेहतर होने के बावजूद उस लेवल पे पहुँचे हैं जो 2022 में हमारे पास था। 3 साल हमने काफ़ी बिगाड़ पैदा किया, अब 3 सालों के बाद 2022 पे पहुँचे हैं। लेकिन अगर मैं 2015 का नंबर कोट करूँ तो वो सिंगल बी नंबर था, जो आज से बहुत बेहतर नंबर था। ये कभी भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड पाकिस्तान की रेटिंग नहीं रही, हम उससे नीचे ही रहते हैं। लेकिन इसको अभी बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। आपके स्टेबल रिजर्व्स हों, कहीं डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ना हो, कहीं ये नंबर्स ना पड़े हों कि इस साल 25 अरब डॉलर चाहिए, 10 अरब डॉलर तो यहाँ से आ जाएगा फाइनेंसिंग से, 15 अरब डॉलर के लिए चाइना से बात करेंगे कि हमारे लोन रोल ओवर कर दे। ये गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म हो तो फिर इकॉनमी आगे बढ़ने का इम्कान होता है, और उसके लिए एक बड़ी चीज़ जो चाहिए वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, बलूचिस्तान पूरे की सूरत हाल अबतर है, KP के बेशतर जो जनूबी ज़िला हैं वहाँ आप शाम के बाद ट्रैवल नहीं कर सकते, तो ऐसे में FDI फ़्लोज़ की आस रखना काफ़ी मुश्किल काम है। इन इशूज़ को, इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए सियासी इस्तेहकाम चाहिए, और उसके लिए बड़ी सियासी जमातों में राब्ता भी चाहिए और हिकमत भी चाहिए, जो पाकिस्तान में है नहीं। सबसे बड़ी बहस आजकल सारा दिन खबरों में इस बात पर होती है कि इमरान से मिलने के लिए उसकी बहन अलीमा खान को इजाज़त मिलेगी आज या नहीं मिलेगी। सलमान नकम राजा जो उनके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल इस बात पे लड़ रहे होते हैं कि गौहर साहब क्यों चले गए, मुझे क्यों नहीं जाने दिया। और पुलिस का और अगर रियासती इदारों का यही काम है कि एक बंदे के विज़िट को मैनेज कर रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में माजरत के साथ इस कौम का वक्त ही ज़ाया कर रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए इस कौम को एक रास्ता दिखाइए। ये 2 बंदे मिला है, फैसल चौधरी मिला है, आज फवाद को रोक लिया, आज फवाद मिला है, आज चौधरी को रोक लिया, इससे पाकिस्तान आगे नहीं जाने वाला। हम एक गैर यकीनी सूरत हाल में फंसे रहते हैं और ख़बरों की भी वही चीज़ें ज़ीनत बनती हैं। जो प्रोग्राम में आज हमारे साथ शुरका हैं उनसे इसी पर बात की। उसमें हमारे साथ हैं रियाज फतियाना साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं सीनियर सियासतदान, और बैरिस्टर अकील मलिक साहब हैं। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर साहब, आप फरमाइएगा कि जो मौजूदा सूरत हाल है, जहाँ रिमिटेंसेस का नंबर आपकी फेवर में जाता है, फिच की रेटिंग को भी आप पॉजिटिवली प्रेजेंट कर सकते हैं कि हम 2-3 साल लगा के दोबारा बेहतरी की जानिब आ गए, लेकिन क्या ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे लोग आपसे खुश हो जाएं कि वेरी वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ज़ाहिरी बात है कि ये तमाम तर इन्फ्लेटेड चीज़ें तो नहीं दिखाई जा रही, ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के नतीजे में हो रही हैं। अब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने, शुक्र है कि अपने इंट्रो में उस 3 साल की तबाही का भी जिक्र किया, और अभी 2022 का आपने बताया। 3 साल आप ही के थे सर PDM के पीछे के 3 साल मैं बात कर रहा हूँ, जो 3-3.5 साल, पौने 4 साल 2022 में ये नंबर था जो हमने दोबारा हासिल किया। देखिए, ये पहले तो CCC जो प्लस रेटिंग है वो भी रिसेंटली ही आई, उसके बाद अभी इम्प्रूव होके B- पे जो आए हैं, तो फिर 2015 में B का भी आपने जिक्र किया। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो किए जा रहे हैं, जो आपकी राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग आपने की है, उसके अलावा IMF के प्रोग्राम में इन ट्रू लेटर इन स्पिरिट जो है आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, वो आके उनका वक्त वो मॉनिटर भी कर रहा है, देख भी रहा है। जुलाई 18 2022 लास्ट डेट है जिसमें हमारी B- का नंबर आया था इस फिच से, जुलाई 18 2022। तो आप जिसको भी क्रेडिट या डिसक्रेडिट देना आपकी मर्जी। देखिए, हुकूमत तो 18 में जब इलेक्शन हुए तो फिर 18 जुलाई के
इलेक्शन पीटीआई की हुकूमत तो उसके बाद शुरू हुई ना, तो जो डाउनफॉल आया तो वो तो पीटीआई की हुकूमत में ही आया। ये तो आई स्टैंड प्रूवन। 2022 तो सर उनकी हुकूमत जाने का दिन है ना सर। 2022 तक तो चले, बरकैफ इस बहस में नहीं पड़ते, इसमें आ जाते हैं कि बिल्कुल इसके जो समरात हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक आउटलुक है, ये आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि इंप्रूवमेंट हो रही है। जो बेस्ट नंबर था ना पिछले 10 सालों का, वो पीएमएलएन की हुकूमत में 2015 में था, जो शुक्रिया, बी था। थैंक यू। उसके बाद पीटीआई की हुकूमत में ये बी माइनस रहा, फिर आपने आके इसका बिगाड़ पैदा किया 3 सालों नहीं, में। हमने पैदा नहीं किया। मैं अगेन यही कहूंगा कि शहबाज साहब की हुकूमत थी ना सर पीडीएम में। देखिए ना, आईएमएफ का एग्रीमेंट जो है वो किसने वायलेट किया? सर पहले पीटीआई ने, फिर मिफ्ता इस्माइल ने बहाल कराया, फिर आपने तोड़ दिया। नहीं, आप सारों ने अपना हिस्सा डाला, हमने बिल्कुल आईएमएफ एग्रीमेंट की कोई वायलेशन नहीं की। आपने तोड़ा सर? बिल्कुल भी नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने बहाल कराया था, आपने तोड़ा। हमने जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं पीडीएम के टाइम से, और पीडीएम का जो तमाम तर जो नज़ला है या मलबा है वो नून लीग पे नहीं गिर सकता। वो तमाम वो जमातें थीं उस वक्त की, ऐसी एक सिचुएशन थी, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर हुआ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, मुल्क को तबाही के दहाने पे जो शख्स लेके जा रहा था उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए इकट्ठी हुई कि ये कौन पागल आ गया भाई, ये क्या कर रहा है मुल्क के साथ। देखिए नेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक फ्रंट, वज़ीर-ए-आज़म का एक स्टेटमेंट आपको सुनवाता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सारा क्रेडिट आर्मी चीफ को दिया। इसका मतलब है ये जो बेहतरी हुई है इसमें आपकी हुकूमत का तो कमाल है कोई नहीं। नहीं तो देखें, सुन ले, ये टीम वर्क है। बिल्कुल साहब को सुन, प्राइम मिनिस्टर साहब को दिखाएगा। सपा सलार दिन नासिर मुनीर सच्चे पाकिस्तानी और एक आउटस्टैंडिंग थॉरो प्रोफेशनल, जो इनके जुबान पर बात होती है वही दिल में बात होती है। अल्लाह ताला के फजलो करम से इनके हाथों में पाकिस्तान का दिफा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज इम्प्रेग्नेबल। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, और जो कोई मैली आंख से देखेगा तो वो आंख पांव तली पाकिस्तानी उसको रोन देंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सोशल मीडिया वहां पर किस किस्म की गलीज गुफ्तगू की जाती है। जो लोग वतन की खातिर अपना खून देते हैं उनके खिलाफ हर्जा सराई, इससे बड़ा कोई और कभी जुर्म हो नहीं सकता। सर देखिए, बिल्कुल इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और कोई कबाहत नहीं है। जहां क्रेडिट ड्यू है वहां पे बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो आपने एक तकरीर दिखाई, 12 दफ़ा कई तकरीर में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि जिधर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब गए, जिधर मैं गया, वहाँ पे एक कलेक्टिव और एक जो कंसर्टेड फ्रंट था। हमने बसीयत एक स्टेट एज ए नेशन हमने दिखाया और उनकी बिल्कुल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब आर्मी चीफ की तारीफ के बगैर तकरीर नहीं करते। नहीं, मैं ये समझता हूँ जहाँ वन शुड गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, और वज़ीर-ए-आज़म साहब देते हैं। मैं उनको क्रेडिट देता हूँ, मैं आपको नहीं क्रेडिट दे रहा, उनको तो क्रेडिट मैं भी दे रहा हूँ। खोखर साहब जो हालात है पाकिस्तान के, कुछ नंबर इकॉनमी के बेहतरी की जानिब है, एटलीस्ट नीचे गिरना बंद हो गए हैं, ये एक पॉजिटिव साइन है। रिमिटेंसेज ऊपर जा रही हैं, बहुत अच्छी बात है। फॉर्मल सेक्टर से आ रही हैं बजाय इनफॉर्मल से आती हैं, ये पॉजिटिव है। इनसे इस बहस के बावजूद ये अच्छे नंबर्स हैं, लेकिन क्या हम बेहतरी की जानिब जाना शुरू हो गए हैं, या हमारा ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये अभी आड़े आएगा? मलिक साहब, बेहतरी की तरफ हम उसी वक्त जाएंगे कि जब हम सियासी बेयकीनी को ख़त्म कर लेंगे। न सिर्फ ख़त्म करेंगे बल्कि उस सियासी बेयकीनी को पैदा करने के जो चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से वो उसका वजूद पैदा होता है कि हम उसको उखाड़ कर फेंकेंगे। लेकिन ऐसी कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। देखिए, हम पिछले 10 सालों के बारे में बात कर रहे थे। मेरे ख्याल में पिछले 10 सालों में पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तानी अवाम की बदहाली को जिससे उन्हें गुजरना पड़ा, उसमें तमाम फ़रीक़ैन ज़िम्मेदार हैं। उसमें इस्टेब्लिशमेंट को बरी ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता। जिस वक्त धरने शुरू हुए, 35 पंक्चर वाली कहानी हुई, फिर साकिब निसार साहब का उस वक्त का जो रोल था, और इसके अंदर जुडिशरी भी शामिल है, इसके अंदर पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी इसके अंदर शामिल है। तो हमने कलेक्टिवली मिल के पाकिस्तान को इस मुकाम पर पहुंचाया है। लेकिन इसके बावजूद जो नंबर्स के अंदर बेहतरी आई है मलिक साहब, अभी ये पिछले दिनों इन्होंने 5-6 रुपये बिजली भी सस्ती की, इन्फ्लेशन के नंबर्स भी डाउन है, और ये आज पाकिस्तान की रेटिंग भी बेहतर हुई है। तो जहां कहीं भी जितना भी थोड़ा सा रिलीफ मिलता है पाकिस्तानी अवाम को, मैं तो उसके लिए खुश हूँ जी। पहुंचाने में भी हमारा हाथ है, हम ही ने पहुंचाया है यहाँ पर कि उनकी जिंदगी मुश्किल की, इतनी मुश्किल की मलिक साहब के भी वर्ल्ड बैंक की डेटा आपके सामने मौजूद है कि इस वक्त रफली 46% पाकिस्तानी, तकरीबन आधा पाकिस्तान सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। ये मैक्रो लेवल के ऊपर ये इंडिकेटर्स कुछ बेहतर हुए हैं, लेकिन इसके समरात अभी तक लोगों तक नहीं पहुंचे। आज भी पाकिस्तान में
अगर आधा पाकिस्तान सतह गुर्बत से नीचे है तो इसका मतलब यह है कि वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे, नहीं अफोर्ड कर सकते जो अपने बच्चों की वल्नरेबल स्कूल की पॉपुलेशन है फीसें। उसकी तादाद बहुत बढ़ गई है। जी, जो सफ़ेद पोश छुपा हुआ था ना, घर में रोटी खा के चुप करके दम साधे रहता था, उसका सर्वाइवल ये जो 2 वक्त की आपने रोटी का, प्रैक्टिकली वो दूसरा वक्त रोटी में मैसर नहीं कर सकते। और 1,30,00,000 पाकिस्तानी तो सिर्फ पिछले साल के अंदर सतह गुर्बत से नीचे गया है, और ये वर्ल्ड बैंक की डेटा है। और फिर हम जॉबलेसनेस आप देखें कि हाईएस्ट जॉबलेसनेस के नंबर्स हैं जो यहां पर हैं हमारे पास। तकरीबन आपके 25 लाख नौजवान हर साल जॉब मार्केट में ऐड हो रहे हैं, आगे उनके लिए रोजगार मौजूद नहीं है। 3.25 करोड़ बच्चा आपका स्कूल जाने वाला बाहर है, ये फ्यूचर है पाकिस्तान का। 3.25 करोड़ जो सड़कों के ऊपर है, हाईएस्ट ये नंबर है पूरी दुनिया के उन ममालिक में कि जहां पर बच्चे जो है तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, और ये हमारा मुस्तकबिल है। फिर इसी तरह आप चाइल्ड मोर्टेलिटी उठा लें, कोई ऐसा फिगर नहीं है कि जिसके अंदर ये, ठीक है मैक्रो लेवल के ऊपर ये कुछ बातें इशारिये बेहतर हो गए, लेकिन क्या अवाम के इशारिये बेहतर हुए? क्या बच्चे स्कूल वापस जाना शुरू हो गए हैं? क्या लोग अपना किचन आसानी से चला पा रहे हैं? क्या वो अपने घर का खर्चा आराम से चला पा रहे हैं? बिजली गैस के बिल्स दे पा रहे हैं? अभी सुनने में आया कि बिजली सस्ती हुई तो गैस महंगी करने की तैयारी कर ली। तो हमें अगर पाकिस्तान को वाकतन इस बहरान से निकालना है जो कि मैनी फोल्ड के हर तरफ से उसने हमें घेरा हुआ है, बलूचिस्तान का हाल आप देख लें, खैबर पख्तूनख्वा का हाल आप देख लें, सिंध में एक आपने नया इर्ताश पैदा कर दिया, बहस छेड़ दी, वहां पे लोगों को खफा कर दिया ये नहरों वाले मामले पर। वफाक को आप उसमें खातिर में नहीं लाते, जिन पॉलिसीज से कोई हल्की सी भी वफाकियत को आंच आए आप खुद पीछे हो जाए। डिक्टेटर्स इस मुल्क में रहे लेकिन कालाबाग के करीब नहीं गए, क्योंकि पता था कि वफाकियत को, सियासत का यही रोल आता है। फतेहाना साहब, यहाँ बात चीज़ों में दानिशमंदी और हिकमत चाहिए होती है, सारों से चाहिए होती है। चाहे जेल में भी बैठा हो एक पॉलिटिशियन, वो लीडर है इस मुल्क का, तो उसको पहले पाकिस्तान का ही सोचना होता है। तो यहाँ हुकूमत और अपोजिशन दोनों को मैं एक ही सफ़ में शुमार कर रहा हूँ, वो हिकमत नज़र नहीं आती। पाकिस्तान कुछ बहरान से निकालना है, बलूचिस्तान, KP, वेरी डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशन है। हम खामोशी से बैठे हुए इस्लामाबाद में। नदीम मलिक साहब माशाल्लाह बड़े जादीदा दानिश्वर साफ़ी भी हैं और एंकर पर्सन भी। हालत ये है इस वक्त मुल्क में 60% आबादी देहात में है, 45% मज़दूर देहात में रहता है, और जो वोटिंग एटीट्यूड और रवैया होता है वो देहात का लॉन्ग लास्टिंग होता है, शहरों का चेंज होता रहता है। जो उनके साथ सलूक किया है मौजूदा हुकूमत ने, इस वक्त तो एक पिज़्ज़ा बाज़ार से ख़रीदें वो 2200 का है, और गंदम ख़रीदें तो बेचने जाए काश्तकार तो 2000 रुपये भी नहीं मिल रहा उसको। खादें हर चीज़ महंगी होगी, बीज, खाद, इलेक्ट्रिसिटी, और काश्तकार बिल्कुल तबाह हो गया है। ना चावल बिका, उसका कमाद सस्ता लिया गया, औने पौने लिया गया, आपस में एका कर लिया, कार्टेल बना शुगर मिलों का, और उन्होंने अब चीनी महंगी बेची, कभी एक्सपोर्ट हो रही है, कभी इंपोर्ट हो रही है, गंदम एक्सपोर्ट हो रही है, फिर इंपोर्ट हो रही है। तो तमाशा लगा हुआ है चीनी पे तो करप्शन की इंक्वायरी होनी चाहिए, वैसे जिन्होंने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी किस बुनियाद पे दी? अच्छा, दूसरी नंबर देखें, मौजूदा हुकूमत ने कुछ 6.5-7 रुपये रेट डाउन किया है इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूमर के लिए जो रहायशी हैं और सनत के लिए, लेकिन काश्तकार के ट्यूबवेल की बिजली सस्ती नहीं की। ये डिस्क्रिमिनेशन आइन के आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है कि आप एक बहुत बड़े तबका को इस आसानी से दूर कर रहे हैं। और मेरा ख्याल इन्हें चाहिए था कि ट्यूबवेल की बिजली भी उसी हिसाब से सस्ती करते जो कि एग्रीकल्चर लोगों को फ़ायदा होता, वो नहीं किया। जो मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, जो ट्यूबवेल का टैरिफ है ये फिक्स आपको अमाउंट आती है या उसका भी वैसे ही जैसे इंडस्ट्री? उसका भी इनका अपना स्लैब अलग है, एग्रीकल्चर का अलग है, डोमेस्टिक का अलग है, और इंडस्ट्री का अलग है, लेकिन वो जितना यूज़ करता है उतना ही होता है। ये जो दौर में हुआ था फ्लैट रेट था इलेक्ट्रिसिटी का, अब नहीं है वो, तो उस पर इतनी ज़्यादा बिजली का बिल आता है, यकीन जाने बिल्कुल तबाह हाल हो गया है। और इस वक्त तो ज़मीनें लोग काश्त नहीं कर रहे, ज़मीनों अभी यही हालत रही तो अगले साल गंदम आपको बड़े पैमाने पे इंपोर्ट करना पड़ेगी। गंदम तो अब ये जो इस सीज़न में जो नेक्स्ट सीज़न है, क्रॉप सीज़न है, इसमें आपको इंपोर्ट करनी है अभी, बल्कि कटाइयाँ शुरू हो जानी है। तो ये इससे अंदाज़ा करें मनसूबाबंदी क्या है। अब देखें कि पंजाब हुकूमत ने पिछले साल गंदम नहीं खरीदी, आधे ज़िले में आपका ये ख़रीदी जा रही है, वफाकी हुकूमत का इदारा ख़रीद रहा है और आधे में नहीं ख़रीदी जा रही है। तो मेरा ख्याल एक तो सबसे बड़ी हालत ये है कि देही तबका तो बिल्कुल तबाह हो चुका है, काश्तकार ख़ास तौर पर, और फूड सिक्योरिटी को ख़तरात लायक हैं कि वो कैसे होगा। फूड जो आपकी प्रोड्यूस नहीं होगी तो फिर क्या होगा। नंबर 2, मैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो माशाल्लाह हमारे नौजवान रहनुमा, इनकी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि गुर्बत और बेरोज़गारी बेचैनी में इजाफ़ा हुआ है, कमी नहीं आई, और अभी बहुत टाइम लगेगा।
अगर आज हुकूमत बड़ी खुशियाँ मना रही है कि B-1 पे आ गई है इनकी इकॉनमी, तो ये तो वो फिगर है जो 2022 में थी, जब हमारी हुकूमत गई है 3 साल पहले, उस सतह पे आज हुकूमत वापस आई है। अगर हमारी हुकूमत को डिस्टर्ब ना किया जाता, 9 अप्रैल को हुकूमत ना अदम एतमाद की शक्ल में फ़ारग की जाती किसी के कहने पे, तो मेरा ख्याल आज पाकिस्तान इस इलाके में बहुत आगे इकॉनमी की शक्ल में जा चुका होता। तो ये तो जो सारा नुकसान हुआ है मुल्क की मैशत को, किसी के कहने पे हमारी हुकूमत को, किसके कहने पे? जी वो इनको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है, आपको भी पता है। जी कौन? जनाब बाजवा साहब के कहने पे भेजी गई थी, आपको पता ही है सर, इसमें तो कोई शक व शुबा के कहने पे भेजा था आपने? एक आईनी इक़दाम था, एक कोलैबोरेशन थी इनकी और उनकी आपस में, और मेरा ख्याल है कि ये इनका अपना भी इनमें तो मौलाना फजल रहमान साहब भी ऑन रिकॉर्ड एक स्टेटमेंट इस हवाले से दे चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी वक्त है कि ये समझ जाएं, संभल जाएं, मुल्क है तो सब कुछ है। वैसे उनको क्या फ़ायदा था इनको भेज के, मैं अभी समझने से 3 साल तो इनको दे चुके थे। आई डोंट नो, आई मीन स्पेकुलेशन ही है, लेकिन परहैप्स ही वाज एंगलिंग फॉर अनदर एक्सटेंशन। वो तो आप नवाज शरीफ से सोचते हैं कि आके एक्सटेंशन दे देगा। ये सियासतदानों से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैरिस्टर साहब देखिए मलिक साहब बड़ी इन्होंने मानी खेज बात की है, लेकिन इन्हीं के वो लीडर हैं जो आज अडयाला में वो कहते थे कि जी आर्मी चीफ के ऊपर तनकीद करते हैं, आर्मी चीफ तो कौम का बाप होता है। ये इन्हीं के पार्टी के लोगों ने कहा, और ये इनका एक ऐसा वहाँ पे सिनर्जी और नेक्सस और एक ऐसा रिलेशन था जो मेरे ख्याल से अभी हमारे दौर में वो जो आप बता रहे हैं, जो कह रहे हैं उस तरह नहीं, हमारा एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है, हमारा एक टीम वर्क है। जी आप उनके लिए काम करते हैं? नहीं, हम देखिए एक टीम वर्क है, स्टेट और गवर्नमेंट दोनों इकट्ठे काम करते हैं, एंड दे शुड वर्क टुगेदर, वेदर दैट्स ऑन नेशनल सिक्योरिटी, वेदर दैट्स ऑन जहां जहां आपको जरूरत पड़ती है, और दुनिया पूरी में है। ये कोई एस्टैब्लिशमेंट कोई डिफेंस के मामलात में हो, डिफेंस के मामलात में भी हैं, 245 आर्टिकल का देखिए डिफेंस के मामलात में भी हैं, एंड ऑफ कोर्स जब सिविल आर्म फोर्सेस की जरूरत पड़े तो बिल्कुल बुला सकते हैं पुरानी कैफियत में, जब के जलजला आ जाए, सैलाब आ जाए। लेकिन उसके अलावा आप ये भी तो देखें ना, इस मुल्क की एक हिस्ट्री रही है, इस मुल्क की एक हिस्ट्री रही है, माजरत के साथ जो ना मैं डिनाई कर सकता हूँ ना आप डिनाई कर सकते हैं, बिकॉज ये तारीख का एक हिस्सा है। जब पाकिस्तानी सियासत में जो आर्मी चीफ हैं उसने, मैं इस चीज़ को ऑन रिकॉर्ड बता सकता हूँ कि सऊदी अरब से आपको जो फंडिंग मिलती है पिछले 10-15 सालों में, वो किसी पॉलिटिशियन की वजह से नहीं मिलती रही, वो आपकी फ़ौज की वजह से मिलती रही। वो उनके ताल्लुकात हमारे GHQ से ज़्यादा मजबूत हैं एज़ कम्पेयर टू एनी पोलिटिकल फैमिली। किसी ज़माने में शरीफ फैमिली से बड़े करीब थे, लेकिन इसी तरह आप मलिक साहब अमेरिका भी उठा लें, अमेरिका से ताल्लुकात जो हैं वो हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के ज़्यादा मजबूत है बनस्बत यहाँ के सिविलियन इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट। वहां से जो सेंटकॉम का बंदा आता है ना सीधा जाता है GHQ, उसकी वजह असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आता है सीधा जाता है आर्मी चीफ से मिलता है। तो यहाँ एक थोड़ा सा लॉपसाइडेड हो गया है, लेकिन इस लॉपसाइडेड को ठीक भी तो करना है ना। क्या हम देखिए हमारी फौज इस वक्त बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना कर रही है, जिनमें दहशतगर्दी नंबर 1 है, और जब आप इतने बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहे हो कि आपके एक बॉर्डर के ऊपर हिंदुत्वा बैठी ताक रही हो आपको, और आपके दूसरे बॉर्डर के ऊपर मिलिटेंसी जो है तालिबान की सूरत में वो अपना सर उठा रही हो, और साथ आपकी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस भी हो, तो इस सूरत हाल में आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आपके जो डिफेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं वो किसी और काम की तरफ तवज्जो भी दें और इससे इस अहम काम से नजरें हटाएं भी सही। और जो आईनी पोजीशन है, हम देखें पिछले 4 डेकेड्स में सिक्योरिटी स्टेट तो पाकिस्तान बना, 2 सुपर पावर्स यहां पर आ गई, लेकिन हमें इस सिक्योरिटी स्टेट का जो तशख़्ख़ुस है इसके जान छुड़ानी है। हमारा आइन बड़ा वाज़ेह है, एक फर्द और रियासत का जो मुआहिदा है उसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि ये 245 के तहत हमारी अफवाज का काम होगा। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कोई जलजला आ जाए, कोई सैलाब आ जाए, उसके अंदर जरूर उनकी मदद तलब की जा सकती है, लेकिन फौज के अपने उनके मफाद में भी यही है कि उनको ऐसी चीजों में ना घसीटा जाए। उसके अंदर घसीटने के अमल में एक तो वो खुद भी शामिल होते हैं, और फिर घसीटने के अमल में हम सियासतदान भी अपनी सर्विसेज पेश करते हैं कि जनाब छोड़िए इनकी हिमायत, हमारी तरफ आइए। हमें जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मीसाके जमहूरियत में जो शहीद बीबी ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त जो तय किया था, बात वही है कि आप अपने आईनी रोल तक महदूद हों और सियासतदानों पे ये जिम्मेदारी हो कि वो किसी की हुकूमत गिराने वायलेशन एनआरओ की टॉक में साइमल्टेनियसली हो रही थी। सियासतदानों ने की, और COD में साइन किया था और एनआरओ की टॉक्स दुबई में जारी थी। वोट को इज्जत दो, कि वो कितना बड़ा बयानिया था मुस्लिम लीग नून का, आज किधर है वोट को इज्जत दो। तो इसको मैं इस पे सियासतदानों की कमजोरियां हैं। मैं इस पे थोड़ा सा ये जरूर, क्योंकि आपके दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने बात की,
आपने भी बात की आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की, आते सार अभी देखिए 1.25 साल 1.5 साल अब होने को आया है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नेशनल एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर की अगले 5 साल के लिए, और उसके साथ जिस तरह पंजाब में उन्होंने पंजाब एजुकेशन एंडाउनमेंट फंड बनाया, यहाँ पे भी वफाक में वो करें, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को दोबारा आपने स्कूलों में लेके आना है। और जिनकी आपने बात की कि आपके अनएम्प्लॉयड या जिनके पास नौकरियां नहीं हैं यूथ के पास, वज़ीर आज़म का विजन है कि उनको नौकरियां फराहम ना करें, उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाया जाए। स्मॉल एंड मीडियम जो आपकी एसएमईज हैं, इंडस्ट्रीज, आज भी एक तकरीब में यही जिक्र हुआ जिसमें 1000 बच्चा एग्रीकल्चर ट्रेनिंग के लिए चाइना जा रहा है, और उसका पहला कोहोर्ट और बैच जो है वो आज सुबह जो है वो बहुत अच्छी बात है, 1000 की बजाय 10,000 भी भेजें, लेकिन बाज़ खूबसूरत जो स्टेटमेंट है ना, उसके पीछे अगर प्लान ना हो तो इट गिव्स यू नथिंग। आपका 2,70,00,000 बच्चा आउट ऑफ स्कूल, आप नेशनल इमरजेंसी ऐलान कर दिए, उनमें इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही, क्योंकि वी हैव नो प्लान। हम ना स्कूल नहीं बना रहे, नए टीचर्स नहीं भर्ती कर रहे। हम बिल्कुल जो आप कर रहे हैं, पंजाब के स्कूल है, आपको डबल शिफ्ट पे जाना चाहिए था, सारे सूबों को जाना चाहिए था, सुबह शाम पढ़ाते, ताकि इन बच्चों को आप एटलीस्ट 5वीं तक पढ़ना लिखना सिखा देते। हमने कुछ नहीं किया, हमने एक तकरीर की, एक फंक्शन किया या मैरियट में, तो उसका स्टेटमेंट उस बच्चे को 3.25 करोड़ को स्कूल में नहीं ले जा सकता। लेकिन जो अच्छे इकदाम हैं, देखिए पहले रियाज फतेहाना साहब ने कहा कि जी बिजली कोई महंगी हो गई, ट्यूबवेल, देखिए उसकी भी स्लैब्स बिल्कुल ज़रूर हैं, जो कमर्शियल के लिए है, कंज्यूमर के लिए, और इससे पहले भी जो हमारे पास जो एसजीडीज़ के फंड्स आते थे उसमें से लेके वज़ीर आज़म साहब ने रिलीफ फराम किया प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड क्लासेस को, जब गर्मियों के 4 महीने सख्त गर्मी के थे। उसके साथ अभी जो है 7.39 पैसे है और 7 रुपीज़ समथिंग पैसे कमर्शियल और स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, इस पे आपकी तंकीद नहीं है, ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, इसमें मजीद अभी गुंजाइश है, इसके मजीद काम हो सकती है, और हम बिल्कुल बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन आप कहें कि वज़ीर आज़म के पास कोई जादू की छड़ी है या कोई मैजिक वॉन्ड है, वो हिलाएंगे और बिल्कुल जी ये पाकिस्तान दोबारा अपने पाँव पे आहिस्ता आहिस्ता ही खड़ा होगा ना, ये स्मॉल स्टेप्स हैं जो हम ले रहे हैं, स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन। फतेहाना साहब, आप थोड़ी सी सताइश करेंगे, इनको शाबाशी देंगे, इन्होंने सही काम किया या नहीं किया? देखिए, बात तो वही है जो आपने पहले ही कर दी है, तो काम तो कोई और कर रहा है। इनकी बिना पे मिडल ईस्ट से भी कुछ हेल्प मिली है, या चाइना से मिली है, या IMF से एग्रीमेंट हुआ है, ख़ुद इनके वज़ीर आज़म साहब ने माना है कि इनकी वजह से हमें सारा कुछ हुआ है। तो जब किसी और के काम करने से हुकूमत चल रही है, तो मेरा ख्याल है कि ये उसका क्रेडिट उन्हीं को जाना चाहिए, ना कि मेरे भाई अकील मलिक साहब की गवर्नमेंट को। तो सर, आपकी हुकूमत में भी वही लेकर आए थे, उस वक्त भी आपको नहीं था मिला, सऊदी अरब से खाली हाथ आप लोग वापस आ गए थे घड़ी का तोहफा लेकर। वो पता नहीं आप माने या ना माने, वो खशगी का वाक़या हो गया था टर्की में, तो उसके बाद एक विंडो खुली थी, तो यहाँ से हम दोबारा टीम भेजी, वो सऊदी अरब गए, वो एक फंक्शन हमने अटेंड किया, इकॉनमी के ऊपर इवेंट था, उसके बाद हमें वो $1 अरब मिल गया था वहाँ से। तो हमारे हालात बहुत पतले हैं सर। वो जहाज़ का भी जिक्र कर दें, जहाज़ में तो उतार लिया था ना जी, आप बताते हुए शर्म आएगी, अच्छी बात थोड़ी लगती है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, पहले जहाज़ दे के अमेरिका भेजा, फिर जहाज़ वापसी उड़ने लगा, वापस उतारा हमने, उतरा नीचे। देखिए, वो तो क्रेडिट में जाता है कि उन्होंने आम जनरल फ़्लाइट पे जाते हुए भी सऊदी अरब सफ़र किया, और अमेरिका से वापसी पे भी एक आम इंटरनेशनल जनरल फ्लाइट। जहाज़ से उतारा क्यों था? वो प्रिंस वाले जहाज़ से क्यों दोबारा लैंड करा? वो तो जहाज़ ख़राब हो गया था, इसलिए ब्रेक ले ले, सारी बातें ऑन एयर बतानी कि तुम हुए कि मीर हुए, सब उसी की जुल्फ के असीर हुए। ये बात पूरी ऑन एयर बयान करते हुए शर्म आएगी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। बहरहाल एक ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सियासी इस्तेहकाम का मैं तज़किरा कर रहा था। सियासी इस्तेहकाम की शुरुआत ही बातचीत से होती है। एक मेज़ पे बैठें, बातें करें, आपस में तरीक़ाकार तय करें, और आहिस्ता आहिस्ता जो तनाव वाले इशूज़ हैं उनको पीछे ले जाते जाएँ और कुछ बंद दरवाजे खोलना शुरू कर दें। PTI के अंदर एक अजीबोगरीब बहस है जिसका हल समझ नहीं आता। जो मॉडरेट एलिमेंट है उसको इनका सोशल मीडिया भी अटैक करता है, और जमात के अंदर मौजूद एलिमेंट्स भी उनको हिट करते हैं। बैरिस्टर गौहर और आज़म स्वाति के बयानात उनको आपस में मिलाएं तो वो नहीं मिलते। सलमान नकम राजा साहब मुसलसल एक दूसरे की तरफ ये उंगलियां उठाते नज़र आते हैं। जिसकी मुलाकात हो जाती है वो उससे पूछा जाता है कि क्या तुम्हारी वफादारी पार्टी के साथ है या तुम इस्टेब्लिशमेंट से मिल गए हो। रोज़ाना हो रहा है, आज भी होगा, क्योंकि कुछ लोगों को पिक एंड चूज़ किया जाता है मुलाकात के लिए, बाकियों को रोक लिया जाता है। पहले बैरिस्टर गौहर और आज़म स्वाति साहब के बयानात सुनिए। इमरान ने किसको क्या बोला है मुलाकात के लिए। इमरान खान ने आपको कहा बातचीत शुरू करूं इस्टेब्लिशमेंट से? बिल्कुल कहा। बराह रास्त कहा आज़म स्वाति साहब जाइए और आप रब्ता करिए? बिल्कुल कहा। खान साहब ने कहा आज़म तुम जाके बात करो। खान साहब ने आज कहा है कि मैंने किसी को अतराइज नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे।
फैसल चौधरी साहब भी उनमें आज शामिल हैं जो मुलाकात करके हैं, और बड़ी मज़े की बात यह है कि चंद दिन पहले फवाद चौधरी की बंदिश आई, फिर फैसल चौधरी की बंदिश आई और कहा गया कि इनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, आइंदा ये मिलने भी नहीं जाएंगे, ये वकील भी नहीं है बुशरा बीबी के भी और इमरान के। फैसल चौधरी साहब आज हमारे साथ हैं फ़ोन के ऊपर। फैसल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आज आपकी इमरान से मुलाकात हुई, क्या बातें हुई? देखिए, उसमें मैंने एक ट्वीट भी की है और उसमें बैरिस्टर गौर साहब ने भी बात की है। प्राइमरीली इमरान खान साहब का जो फोकस था वो ये था कि जो उनका नैरेटिव है वो आना चाहिए, और उसके ऊपर उन्होंने जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील है उसके ऊपर अपना पैगाम दिया है। जो माइन एंड मिनरल का जो है मामला उसके ऊपर अपना मतमा नज़र दिया है, और दीगर जो सियासी बहनों की जो मुलाकात हुई उसके ऊपर उन्होंने जो है अपना मौक़िफ़ का इज़हार किया है। और इसी तरह से जो पार्टी की सियासत क़यादत है उससे वो मुलाकातों के ख्वाहिशमंद हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनके ऊपर उन्होंने एक राय का इज़हार किया है। और राय जो है वो फिर डेफिनेटली मैंने मीडिया से भी बात की है, अपने ट्विटर पे भी की है, और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पीटीआई ने भी बात की। सो दिस इज़ उनका जो नैरेटिव है, मैसेजेस वो यही थे। अच्छा, वो जो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत है वो काफ़ी जमात का जो एक बड़ा तबका है, बड़ी सीनियर लीडरशिप है, उसका ख्याल है कि होना चाहिए। बाज़ लोग हैं उसके सख्त मुखालिफ हैं। तो इमरान का नुक्ता नज़र है क्या वो उस रास्ते को खोलना चाहते हैं या नहीं खोलना चाहते? मुज़ाकरात के हवाले से उनकी बड़ी कैटेगोरिकल राय ये है कि उन्होंने किसी को इजाज़त नहीं दी है। अली अमीन साहब स्वाति साहब आए थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने इजाज़त तलब की कि वो बात करना चाहते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि अगर वो भी डील करना चाहते तो वो तो 2 साल पहले कर लेते, लेकिन डील जो है वो डील का तासर जो है वो इसलिए ठीक नहीं है कि जो मामला है 2 साल पहले हो सकता था, लेकिन अब तो डील करने का फायदा नहीं। उन्होंने कहा कि उनको कोई उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर आप अली अमीन साहब स्वाति साहब बात करना चाहें तो बिल्कुल कर लें, और उनके मुकदमात या उनकी ज़ात जो है वो उसका मतमा नज़र नहीं होगी, वो तो पाकिस्तान के ग्रेटर कॉज के लिए जो है बात। ठीक है जी फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको मैं बयान सुनाया जी स्वाति साहब का, गौहर साहब का और अभी फैसल का, तीनों के बयान आपस में नहीं मिलते। अभी इन्होंने भी कहा कि उन्होंने कहा कि अली मीन ने और स्वाति साहब ने कहा था कि वो कर लें बात, उन्होंने कहा हाँ कर लें बात, लेकिन डील शील की बात नहीं, बात कर लें। तो बात करेंगे तो कोई मदद ही होगा ना, कोई रास्ता खुलेगा, तो क्या हर्ज क्या है जी बात करने में। लेकिन नदीम मलिक साहब, मैंने तो आज से कोई 8 माह पहले खैबर पख्तूनख्वा हाउस में पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में तमाम लीडरशिप के सामने कहा था कि हमें तमाम सियासी जमातों से और इदारों से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि जिरगा और पंचायत ही वो रास्ते हैं जो हमारे कल्चर में भी हैं, दुनिया में भी ऐसा होता है, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है उसकी फिर बाकायदा पूरी फ़िलासफ़ी मौजूद है। तो बातचीत से ही रास्ते आगे निकलते हैं, इससे बानी पार्टी भी बाहर आ जाएंगे, हमारे बाकी कैदी भी आ जाएंगे, मुकदमात पे बात हो सकती है, जमहूरियत की बहाली पे बात हो सकती है, आइन की बात। ये सिलसिला आगे चलता क्यों नहीं? अगर आपकी पार्लिमानी पार्टी ने इस पर डिस्कस किया था तो ये सिलसिला जी मैंने अर्ज़ किया ना, इसमें इशू ये है कि हमारी जो ज़्यादातर दाना अक्लमंद लीडरशिप थी वो तो 9 मई के बाद पार्टी छोड़ गई। अब मेजॉरिटी उन लोगों की है जो उनको कोई वक्त लगेगा सियासत को समझने में, लेकिन फिर भी हमारी जो इस वक्त जो आपके ख्याल में सियासी सूझबूझ की कमी है अभी? मैं ये नहीं कहता कमी है, लेकिन उसमें कुछ और वक्त लगेगा। लेकिन जो इस वक्त जो डायरेक्ट लीडरशिप है पार्टी में, जिनको पार्टी ने नामजद किया है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बैरिस्टर गौर हैं, सलमान अकरम राजा हैं, या बाकी हमारी पार्लिमानी लीडर हैं, जरताज गुल हैं, चीफ व्हिप हैं, सभी काम कर रहे हैं। मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखता, लेकिन गुजारिश ये है कि डायलॉग, मुज़ाकरात, नेगोशिएशन, गुफ्तगू, इसके बगैर आगे बढ़ा ही भी नहीं जा सकता। तो मेरा ख्याल है कि 2 रास्ते हैं, एक था कन्फ्रंटेशन का, लड़ाई झगड़े मार कुटाई, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, और दूसरा रास्ता है कि डायलॉग करें, मुज़ाकरात करें, कुछ चीज़ें मनवा लें, कुछ चीज़ें मान लें, ताकि आगे की तरफ बढ़ा जाए। तो अल्टीमेटली अब इसी तरफ हम पार्टी, जो मैं आज से कई अरसा पहले से कह रहा हूँ, उस पर पार्टी भी अब आ रही है। और हमारे अभी कंफ्यूज हैं जी, आ नहीं रही, अभी कंफ्यूज है, एक बयान इधर देते हैं, दूसरा बयान उधर दे देते हैं। कायदे मोहतरम ने कभी भी नहीं कहा कि हम फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं या फ़ौज हमारी नहीं है। फ़ौज बिल्कुल हमारी है, उनकी बड़ी खिदमात हैं, कुर्बानी है, शोहदा की तादाद बहुत बड़ी है जो दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, और मुल्क की इकॉनमी भी उनको बेहतर करने में भी उनका हाथ है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरा, जैसे आज़म स्वाति साहब ने कहा है या बैरिस्टर गौर साहब ने भी कहा है कि हमें मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करना होगा। यकीनी तौर पर वो इस सिटिंग चेयरमैन है पार्टी के, और बानी चेयरमैन ने उन्हें नामज़द किया है,
तो अब बिल आखिर जो एक वो तबका है जो ज़्यादा इंतहा पसंदी या सख्त रवैया रखना चाहता है, हम वो लोग हैं जो इतदाल पसंद हैं और मज़ाकरात के ज़रिए बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। खोखर साहब, आप क्या फरमाएंगे? आपने बड़ा ये सियासत के उतार चढ़ाव देखें, आखिर में रास्ता कहीं ना कहीं बातचीत से ही निकाला जाता है। मलिक साहब, सबसे पहले तो ये आज फुटेजेस चलते रहे, इमरान खान साहब की हमशीरा बाहर फुटपाथ पे बैठी हुई थी और उनकी वो तस्वीर काफ़ी वायरल हुई। लास्ट वीकेंड पे भी हुआ, उनको पकड़ के ले गए जी। तो ये मेरे ख्याल से एक ऐसा रवैया है जिसको कंडेम करना चाहिए। कोई भी सियासी कैदी हो या वैसे कैदी हो, तो जेल मैनुअल के तहत उसके हकूक़ में ये बात शामिल है कि उसको अपने ख़ानदान से, रिश्तेदारों से मुलाकात की इजाज़त है, होनी भी चाहिए, और हुकूमत को उसके मामले में रखना नहीं खड़ा करना चाहिए। मुझे याद है कि जब हम अपोजिशन में थे तो जो मरीम नवाज़ साहिबा के साथ हुआ, जो फरियाल तालपुर साहिबा के साथ हुआ, हम बड़े शद्दोमत से उसके ऊपर हमने एतराज़ किया और करना भी चाहिए था। आज भी उस बात पे खड़े हैं कि जो उस वक्त हुआ वो गलत हुआ। लेकिन आज के जो इमेजेस हैं, ये किसी भी सूरत इनकी जमात, इनकी हुकूमत, उसके लिए ये अच्छे इमेजेस नहीं है। पाकिस्तान का जो सियासी जो कल्चर है, उसमें ख़वातीन के साथ हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी मशरक़ी रवायात को मद्देनज़र रखते हुए हमें इस तरह के इमेजेस हम आवाम के सामने ना लेकर। सर, लेकिन इसका बेनिफिशियरी होता कौन है? बाज़ मैं सोचता हूँ कि वो जो कोई बंदा बैठा होगा सोटी लेकर, उसने कहा होगा नहीं मैं करने नहीं दूंगा, मैं बड़ा तगड़ा हूँ, लेकिन रियासत में तमाम मुतलका लोग जो ताकतवर पोजीशन पे, फैसला साज पोजीशन पे बैठे होते हैं, आप अलीमा खान को सड़कों पर घसीटें या उसको पकड़ के ले जाएं, चक्री जाके छोड़ दें, तो नाम तो उनका आएगा ना, उनकी वजह से। बेनिफिशियरी कोई भी नहीं होता, तो कोई बेनिफिशियरी नहीं होता, और इस किस्म की जो अमल है उसके नतीजे में खलीज और बढ़ जाती है, खराबी है सर। तो ये इसलिए बुशरा बीबी के साथ जो कुछ किया जा रहा था उस केस के अंदर, इद्दत वाले के अंदर, को अगर कोई बंदा गुड सेंसेस में हो तो वो बंदा इस चीज को प्रमोट कर सकता है। अगर किया गया तो किसने किया? देखें आप जिस तरीके से, अब हम क्या कहें जी, मेरे पास तो कम से कम वो अल्फाज भी नहीं है। कंडेम तो एक छोटी बात है कि एक घरेलू औरत की हम डिस्कस करें, सख्त तरीन सियासी खिलाफत हों, फिर भी उस चीज़ को, तो ये अब सियासी कल्चर को इम्प्रूव करना, उसको उसमें बेहतरी लेकर आना, ये हम सब का काम है, और इसमें कलेक्टिवली हम सबको अपनी कोशिश करनी चाहिए। जहां तक इस चीज़ का ताल्लुक है बातचीत का, और ये सारा, आप गढ़ा नहीं खोद रहे सारे मिलके अपना, आज उनके ऊपर कर रहे हैं, कल आपके ऊपर हो जाएगा। मलिक साहब, गढ़ा तो छोटा लफ्ज है। देखें, हमने महल्लों तक, घरों के अंदर तक हमने लोगों को पोलराइज कर दिया, तकसीम कर दिया। आज हमारे यहाँ पाकिस्तानी माशरे में ये हाल है कि इतनी पोलराइजेशन है कि आप कहीं गुफ्तगू नहीं कर सकते, कि उस गुफ्तगू के नतीजे में कोई पता नहीं कि अगला शख्स आपको क्या जवाब दे दे। इतनी पोलराइजेशन हो गई है। और बुनियादी जो बात है, वो एक किताब लिखी थी कुछ प्रोफेसर्स थे, उन्होंने मिलकर कि हाउ डेमोक्रेसीज डाई, उसके अंदर जो उन्होंने एक नुक्ता सबसे पहले रखा कि जिसकी वजह से आप जिस मुल्क के अंदर ये अमल शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि वहां पर जमहूरियत का चल चलाओ है, जब आप अपने सियासी मुखालिफ को सियासी दुश्मन समझना शुरू करते। तो हमने तो ऐसी दाग बेल इस मुल्क में डाली है कि हम अपने मुखालिफ को, अपने हरीफ को हम मुल्क के अंदर स्टेक होल्डर ही नहीं समझते। तो हमें हर चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, जमात इस्लामी हो, जो मर्जी जमात हो, MQM हो, सब इस मुल्क में स्टेक होल्डर है। मीडिया इस मुल्क में स्टेक होल्डर है, तो सिविल सोसाइटी इस मुल्क में स्टेक होल्डर है। हर किसी की बात को शादा दिली के साथ सुने, और सुनने का हौसला होना चाहिए। ये नहीं कि आप पीका ले आए, काशिफ अब्बासी साहब को आपने ऑफ एयर कर दिया, हबीब अकरम साहब को ऑफ एयर कर दिया, पारस जहांजेब को कर दिया, ये क्या हो रहा है? और ये वही मुझे याद है कि हम जब ऑपोजिशन में थे तो लाइन बना के, बी लाइन बनाकर हम अबसार आलम साहब के घर गए, हम मतीउल्लाह जान साहब के घर गए, हम असद तूर साहब के घर गए, हमने हर उस एंकर नुसरत जावेद साहब को जब ऑफ एयर किया गया, हमने हर किसी के ऊपर सियासी कायदीन इज्तिमा की सूरत में उनके घर जाते थे। आज मतीउल्लाह जान के साथ क्या हुआ? आज मतीउल्लाह जान को आपने उसके ऊपर झूठी हेरोइन डाल दी। तो यानी कि बदला क्या है? कुछ भी नहीं बदला। और सिर्फ ये इक़्तिदार हासिल करने के लिए कि जिसमें आपके पास इख्तियार भी ना हो। बैरिस्टर सर, आपको इन सवालों का जवाब देना सर। देखिए, मैं दिस वाज म्यूजिक टू माय ईयर्स जो रियाज फतेहाना साहब ने बात की कि इन्होंने 8 महीने पहले ये बात की। हम तो रोज़े अव्वल से यही बात कर रहे हैं कि पंचायत या जिरगा या मिल बैठ के एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स या डिस्कशन जो है वही इस तमाम तर मसले का हल है। यही बात दीगर सियासी लीडर्स ने भी की, सियासी दोस्तों ने की। अब इशू कहाँ पे आता है?
आपने देखा कि 3 मीटिंग्स हुई, चौथी में नहीं आए। अब मुझे तो समझ नहीं आती, मेरी तो अकल समझ में ये बात नहीं बैठ रही कि क्या चाह रही है पीटीआई की लीडरशिप। और अब देखें अयाज सादिक साहब ने एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस दोबारा अब इस बात पे भी एक नई बहस छिड़ चुकी है कि क्या अमेरिका की एम्बेसी ने या जो उनकी कांग्रेचुअल डेलीगेशन आई हुई थी, जो कांग्रेचुअल एक्सचेंज था वहाँ के कॉकस से, तो क्या उसमें इनको बुलाया था, नहीं बुलाया था। एक इनकी पार्टी के लीडर कह रहा है कि हमें नहीं बुलाया था, एक कह रहा था कि जी बिल्कुल बुलाया था, और एक गए भी हैं इनके पार्टी के सिटिंग मेंबर्स गए हैं, डॉक्टर अमजद ये लोग गए हैं। अब यहाँ पे फिर कह देना कि वो ऑफिशियल नहीं अनऑफिशियल मीटिंग थी, स्पीकर साहब कह रहे हैं कि मैंने खुद बुलाया जब डेलीगेशन के लिए डिनर किया, तो ये लोग फिर कहाँ पे मौजूद थे। इनकी यकीन करें नॉर्थ से लेके साउथ तक इनकी कोई बात आपस में नहीं मिलती, और अपने पैकेज में भी चलाया। यहाँ पे वाक़तन पीटीआई की पॉलिटिकल पार्टी या अभी करंट पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसमें पॉलिटिकल मेच्योरिटी नहीं है। सर इनके कोई खोखर साहब ने जो नुकात उठाए हैं जर्नलिस्टों को बंदिश वाले, उसके ऊपर भी जवाब दे। मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर जब वो एफआईआर हुई, मैंने कहा आपको उनकी तर्ज़े जो सहाफ़त है उससे लाख इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल कतन सपोर्ट नहीं कर सकता इस पर्चे की कि उनके जिनको आपने बंद किया है प्रोग्रामों को वो बहाल कर रहे हैं। हाँ, मैं जिनके ऊपर आपने पीका लॉ लगाए हैं, अभी वो कराची में फरहाद मलिक का, उसके ऊपर भी आपने लगाया, उसको वापस जरूर अर्ज कर दूं नदीम मलिक साहब, हम बिल्कुल सहाफ़ी बरादरी के साथ जब हम ऑपोजिशन में थे तब भी हम खड़े थे, हम अभी भी खड़े हैं। लेकिन अगर कोई वायलेशंस या अपने चैनल्स के जो अपने इंटरनल कोई इश्यूज हैं, अगर कोई छुट्टी पे गया है, कोई उसके अपनी इंटरनल मैनेजमेंट के साथ इशू है, तो देन दैट्स अ डिफरेंट केस। ये सामने कम से कम मंजरे यहाँ पे आ जाए। पारस की जहाँ पे बात की, देखें वो बहुत अच्छी सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपनी एक ट्वीट की और उसमें लिखा कि मैंने खुद चैनल छोड़ा, जो मैंने ट्विटर पे देखा। और बाकियों के साथ क्या हुआ? देखिए बाकी अगर कोई अगर चैनल के मैं देखें काशिफ अब्बासी, मैं तो आपको ये कह सकता हूँ कि अगर वो छुट्टी पे हैं या अपनी मैनेजमेंट के साथ उनके कोई मामलात हैं, तो मैं उस पर इससे ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। सर जबरी रुखसत मीडिया में एक ही सूरत में होती है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, सबको पता है, ये जबरी रुखसत है। ये पोलराइजेशन की जो बात की मुस्तफा साहब ने, बिल्कुल इन्होंने बात ठीक की कि गली मोहल्ले में, लेकिन इस नहज तक, इस नौबत तक कौन लेके आया? पिछले आप 10 साल के डेटा उठा के नहीं, पिछले, लेकिन सबसे ज्यादा जो हाइट ऑफ पोलराइजेशन है वो पिछले 10 साल में देख लें। जब 2011-12 से सब तमाम तर मामला शुरू हुआ, ये धरने की सियासत जब आई, जलाओ घिराओ की सियासत आई, उन्होंने अपने वक्त में डाला था, आप अपने वक्त में डाल रहे हैं, लेकिन हमें इससे पाकिस्तान को निकालना है, ये बिल्कुल निकालना है। और ये वाहिद हल ही बात। बैरिस्टर अकील साहब, मुस्तफा नवाज साहब, रियाज फतेहाना साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।